हाँ जी दोस्तों, तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बिल्कुल लास्ट एरिया है जिसमें हम बात करेंगे इसके डिटरमिनेंट्स की, मतलब बेसिकली इसके फैक्टर्स की। क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। तो ऑब्वियसली बात है उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। हमने फैक्टर्स देखे थे डिमांड के, ठीक है, वो एक अलग एरिया था जिसमें हमने डिमांड के फैक्टर्स को देखा था। कुछ चीजें सिमिलर भी होंगी लेकिन अब बिल्कुल स्पेसिफिक बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। वहां जब हम डिमांड की बात करते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसके अंदर हम प्राइस इलास्टिसिटी भी लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी भी लेते हैं और भी चीजों को कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटरमिनेंट्स की, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्राइस आपका फैक्टर होगा और उससे रिलेटेड जितने भी सिमिलर फैक्टर्स होते हैं जिसका प्रभाव पड़ता है ये डिसाइड करने में कि आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक बनेगा या इनइलास्टिक बनेगा, वो चीजों को आपको वन बाय वन इसके अंदर देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑब्वियसली बात है आपको मिस करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है मिस करने का। चलिए समझना शुरू करते हैं फटाफट से, आपके सारे पॉइंट्स को देखेंगे वन बाय वन और रीडिंग भी लगा के चलेंगे कि आपका मॉड्यूल क्या समझाना चाह रहा है। चलिए सर, तो पहला तो एरिया सिंपल है। इन द अबव सेक्शन वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी एंड हाउ इज मेजर्ड। ऑब्वियसली बात हमने समझ लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग हमने उसके अंदर मेथड्स भी देख लिए। नाउ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स which determine whether the demand for a good is elastic or inelastic। क्या फैक्टर्स जिससे पता लगता है ये हमें और जानना जरूरी है। We will consider the following important determinants of price elasticity। Number one is availability of substitutes। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं ये बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपके डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी या नहीं आएगी। अगर सब्स्टिट्यूट है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप जैसे ही प्राइस के अंदर चेंज करोगे वो दौड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहां पे आप थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करोगे वो स्विच कर लेगा, वो बंदा ही स्विच कर लेगा। वो कहेगा ना ना ये सेलर पसंद ही नहीं है, हम दूसरे सेलर से काम चला लेंगे, दूसरे प्रोडक्ट से काम चला लेंगे। तो वो सिचुएशन जो होती है उस सिचुएशन को कहते हैं कि जो हमारा डिमांड निकल के आएगा गुड्स का, ऑब्वियसली बात है वो इलास्टिक होगा। और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, बिल्कुल मोनोपोली क्रिएट हो रखी है, प्रोडक्ट ऐसा जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है उस सिचुएशन में आपका क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। ये आपने पीछे देखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ा फैक्टर है। सब्स्टिट्यूट से पता लगता है कि भाई साहब कैसा हमारा डिमांड होने जा रहा है, कितने सब्स्टिट्यूट है उस प्रोडक्ट के जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। सम कमोडिटीज जैसे कि बटर हो, कैबेज हो, मारुति कार हो, कोका कोला ईटीसी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये ऐसे जिनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। देयर आर मार्गेराइन, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, मारुति की जगह सेंट्रो है आपके पास, या अदर कार्स है, कोका कोला की जगह पेप्सी है, या और अदर कोल्ड ड्रिंक्स है रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ऑप्शन बहुत है। कोका कोला थोड़ा सा ही महंगा हो जाएगा, आपको छड्डो यार पेप्सी भी के काम चला देंगे, क्या दिक्कत है, पेप्सी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, थम्स अप पी लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशंस बहुत है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका। अ चेंज इन प्राइस ऑफ दीज कमोडिटी, अगर इसके प्राइस में चेंज आएगा द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स रिमेन कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है दूसरा बंदा तो चेंज करेगा नहीं ना। कैन बी एक्सपेक्टेड टू कॉज क्वाइट सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि दौड़ के भागेंगे दूसरे के पास। A fall in price leading consumer to buy more of the commodity in question and rise in price leading consumer buy more ऑफ दी सब्स्टिट्यूट। मतलब दोनों सिचुएशन में लोग तो खरीद रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, 10 रुपए का मार्केट में आपका भी एक सब्स्टिट्यूट बिकता है। अगर आप 9 कर दोगे इसको तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग और वाले भी होंगे वो भी उठ के आपके प्रोडक्ट खरीदने आ जाएंगे। मतलब सब्स्टिट्यूट है तो इसका ये फायदा कि अगर आप सस्ता बेचोगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। लेकिन अगर भैया आपने इस 10 को बना के 11 कर दिया तो आपके वाले सारे भाग के खरीदेंगे। तो मतलब कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी तो, लेकिन आपके प्रोडक्ट की नहीं बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट की बढ़ेगी। जो भी आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि कंज्यूमर तब भी ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन किसको खरीदेंगे, सब्स्टिट्यूट्स को खरीदेंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया। Commodities such as salt, housing and all vegetable taken together have few, if any, satisfactory substitute and rise in their prices may cause a smaller fall। मतलब कि भाई साहब इस टाइप का प्रोडक्ट है जो नेसेसिटी नेचर का है या फिर जिसके अंदर ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं होते, तो उसके इसमें कहा जा रहा है कि अगर इनकी कीमत बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है फॉल आएगा, लेकिन बहुत छोटा, बहुत ही माइनर फॉल आएगा, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। इन देयर क्वांटिटी डिमांडेड, thus we can say that goods which are typically have close or perfect substitute, अगर जो भी ऐसे गुड्स हैं जिसके की बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, have highly elastic demand curve। ये हमने पहले नक्शल में समझ लिया था कि जिनके ऑप्शन ज्यादा होंगे उनका जो डिमांड कर्व होगा वो हाईली इलास्टिक होगा, हाईली इलास्टिक होगा। मोरओवर वाइडर द रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। जितने ज्यादा रेंज होंगे, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे, उतना ज्यादा वो इलास्टिक होगा। फॉर एग्जांपल टॉयलेट सोप
टूथपेस्ट, ईटीसी हैव वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड्स एंड ईच ब्रांड इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नटशेल आपको ये समझना है भाई साहब, सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सर इसका क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट ज्यादा तो ज्यादा इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट कम तो वो इनइलास्टिक। नटशेल, बात खत्म। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल अ ग्रुप, ये बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन दी गई, बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया इस पैराग्राफ के अंदर। कह रहा है भाई साहब इस बात को ध्यान रखना कि जब हम ग्रुप में बात करेंगे, while as a group a goods or service may have inelastic demand, but when we consider the various brands we say that a particular brand has elastic demand। मतलब क्या हुआ कि सर अगर हम ग्रुप में बात करें तो हो सकता है कि ग्रुप जो है उसका डिमांड इनइलास्टिक हो। लेट्स से मैं बात करता हूं पेट्रोल का, तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल की अगर आप ग्रुप में बात करोगे तो पेट्रोल जो है वो इनइलास्टिक है। पेट्रोल का डिमांड तो एक ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, यार पेट्रोल ही लेगा, बढ़ा दोगे तब भी पेट्रोल लेगा, घटा दोगे तब भी पेट्रोल लेगा। तो अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं पेट्रोल की, मतलब एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को ले लिया जो कि ग्रुप को डिसाइड करता है, ग्रुप को कंसिडर करता है, तो वो हो सकता है इनइलास्टिक हो। लेकिन मैं इसके अंदर बात करूं कि पेट्रोल बेच रहा है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पेट्रोल बेच रहा है आपका इंडियन ऑयल, पेट्रोल बेच रहा है आपका लेट से भारत पेट्रोलियम, तो इसकी जब बात करेंगे तो हो सकता है उस केस में आपका जो डिमांड निकल के आएगा वो इलास्टिक आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि डिमांड के ऊपर, लेट से मैं कह रहा हूं सॉल्ट, तो ऑब्वियस बात है सॉल्ट का ऑप्शन नहीं है, सॉल्ट तो इंसान खाएगा ही खाएगा, लेकिन सॉल्ट आपका टाटा बेच रहा है या पतंजलि बेच रहा है, इससे तो फर्क पड़ेगा ना। तो हो सकता है कि टाटा के लिए सॉल्ट का डिमांड इलास्टिक हो जाए, पतंजलि के लिए सॉल्ट का डिमांड क्या है वो इलास्टिक हो जाए। लेकिन अगर मैं एक सॉल्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है इसका जो डिमांड होगा वो होगा कैसा, इनइलास्टिक। तो कह रहा है क्या कि ऐसा पॉसिबल है कि ग्रुप का रिजल्ट इनइलास्टिक हो, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें तो उस केस में उसका डिमांड जो होगा वो इलास्टिक हो सकता है। दस व्हाइल द डिमांड फॉर अ जेनरिक गुड लाइक पेट्रोल इज इनइलास्टिक, अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल क्या एक प्रकार का इनइलास्टिक है। लेकिन अगर बात करें डिमांड फॉर इंडियन ऑयल्स पेट्रोल, किसका पेट्रोल, इंडियन ऑयल का पेट्रोल, तो हो सकता है कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल का डिमांड जो हो वो इलास्टिक होगा। सिमिलरली वेयर देयर आर नो जनरल सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ केयर, देयर आर सब्स्टिट्यूट फॉर वन डॉक्टर और हॉस्पिटल। लाइकवाइज द डिमांड फॉर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर इज इनइलास्टिक, भैया जो सॉल्ट शुगर की डिमांड है वो तो इनइलास्टिक है, बिकॉज गुड सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल फॉर दीज, इनके लिए ज्यादा अच्छे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं है। जैसे सॉल्ट में नाम ले तो भैया ऑब्वियसली बात है, आपको पता है सॉल्ट का मतलब टाटा सॉल्ट इन जनरल, ऑब्वियसली बात है। और कुछ ब्रांड्स हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट में ऑप्शन में नहीं गिने जाते हैं, ड्यू टू एनी रीजन या ड्यू टू एनी डिमांड या ड्यू टू एनी मार्केट स्ट्रेटेजी, व्हाटएवर कुछ भी कह लो आप, या नाम कह लो या भरोसा कह लो, जो भी कह लो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का सब्स्टिट्यूट ना हो वो इनइलास्टिक हो, लेकिन ब्रांड की बात करेंगे तो उस ब्रांड के लिए वो चीज इलास्टिक हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपका पेट्रोल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सब्स्टिट्यूट आपको समझ में आ गया मोटा मोटा। पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि सपोज करो कि एक बंदा जो है वो आपका 1000 रुपए कमाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इसके 1000 रुपए का कितना परसेंट लेके बैठा है, वो इस 1000 रुपए का कितना परसेंट लेके बैठा है। लेट्स से कि आप कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ही 1000 रुपए वाला जो बंदा है वो आपके प्रोडक्ट पे 10 रुपए खर्च करता है, मतलब 1%। अगर 1000 रुपए कोई कमाने वाला बंदा है वो अपने बजट का 1% आपके प्रोडक्ट पे लगाता है, तो आप अगर 10 से 11 कर दोगे, 10 से आप अपना प्राइस 11 कर दोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा इस बंदे को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये अपने कमाई का, अपने बजट का लेट से 40% लगाता है, अपनी कमाई का आपके प्रोडक्ट के ऊपर हर महीने 40% खर्च करता है, मतलब 400 रुपए खर्च करता है, उस केस में अगर आप 400 वाले को 450 कर दो या 410 कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तब ये चेंज करने का सोच सकता है, आपकी डिमांड के अंदर फर्क आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी के बजट के अंदर आपकी कमोडिटी की कितनी अहमियत है वो डिपेंड करता है कि आपके प्राइस से उसको कितना फर्क पड़ेगा। अगर 10 रुपए का आइटम या कोई 1 रुपए का या 5 रुपए का आइटम 6 रुपए का हो जाएगा, इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 500 रुपए का आइटम 550 रुपए का हो जाएगा, मतलब कि 10 रुपए का जब आपका 10 रुपए के अंदर लेट से 10% का चेंज आया, तो आया भी तो कितना आया, 11 रुपए हो जाएगा। बट 40 में 10% का चेंज आया तो वो 440 का हो गया, फर्क पड़ेगा भाई साहब, इसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपए वाले बंदे के लिए 40 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो इसलिए ये देखना भी जरूरी है कि आपकी जो कमोडिटी है उसकी क्या पोजीशन है सामने वाले बंदे के बजट के अंदर, उसकी कमाई के अंदर। ठीक, द ग्रेटर द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, अगर वो ज्यादा होगा, जनरली द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, तो उस केस में इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। अगर आपका स्पेंड करने का पोर्शन ज्यादा है, मतलब 400 रुपए को खर्च करता है, तो अगर आप 410-20 कर दोगे तो वो स्विच करेगा, आपका प्राइस का इफेक्ट वहां पे ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर पोर्शन स्मॉल होगा तो वहां पे आपका प्राइस का फर्क कम पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, द डिमांड फॉर गुड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट पे कितना रुपए खर्च करता होगा, ये 20 रुपए का पैकेट। मैचेस,
मतलब मैचेस का बेसिकली क्या है, मैच स्टिक्स जो होते हैं आपकी, माचिस वगैरह, 5 रुपए का पैकेट, बटन्स वगैरह, तो ये ऐसी चीजें जिस पे वो 2, 5, 10 रुपए खर्च करता है, तो इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टेंड्स टू बी हाईली इनइलास्टिक, तो इसलिए ये इनइलास्टिक कैटेगरी का है। बिकॉज अ हाउस होल्ड स्पेंड्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम ऑन ईच ऑफ देम, बहुत छोटा अमाउंट। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें गुड्स लाइक क्लॉथिंग, जो कपड़ों के ऊपर जनरली बंदे खर्च करते हैं, टेंड्स टू बी इलास्टिक, तो इसमें फर्क पड़ेगा अगर वो महंगा सस्ता हो जाएगा। सिंस हाउस होल्ड जनरली स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन क्लॉथिंग, तो इसलिए कहा जाता है कि जो हाउस होल्ड वगैरह होते हैं वो एक अच्छा पार्ट क्लोथिंग पे खर्च करते हैं। आप देखते होंगे, कभी भी आपने देखा कि ऐसा सेल चला कि सॉल्ट बिकेगा सेल में, नहीं, पर क्या कपड़ों की सेल आती है, नहीं आती? मिंत्रा आपका चलता है, नहीं चलता? बिल्कुल चलता है, उसकी सेल आती है, लोग पैसे फूक देते हैं उसके अंदर। रीजन भी क्योंकि वो एक फैक्टर है जिसका प्राइस अगर कम होता है तो लोग खर्च करने को तैयार बैठे हैं, अपने इनकम का एक अच्छा पोर्शन स्पेंड करने को तैयार बैठे हैं, तो इसलिए ये चीज सेलर समझता है, ये चीज मिंत्रा समझता है, तो उस चीज की वो सेल लेके आता है, ठीक है ना। बट कभी आपने देखा नहीं होगा सॉल्ट शुगर की सेल चल रही है, भाई साहब सेल है इसका, 10 दिन सेल चलेगी या 2 दिन सेल चलेगी, और ये बिल्कुल 20 का आइटम 19 का मिल रहा है और लोग बिल्कुल खरीदने में लगे पड़े, मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन जो है उसका वो बहुत छोटा है। चलिए सर, ये चीज भी समझ में आई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगला देखते हैं, नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई, मतलब कि भाई साहब जो आपकी कमोडिटी है वो किस टाइप का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, किस टाइप की जरूरतों को पूरा करती है, वो भी डिपेंड करता है। अगेन सेम चीज आएगा कि अगर आपका लग्जरी गुड्स होगा, अगर कोई 50,000 का आइटम था वो लग्जरी गुड्स की कैटेगरी का था, वो 60,000 का हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। बट अगर कोई ऐसा होगा, या फिर मतलब देखो, ये नहीं है कि मैं लग्जरी की सिर्फ बात करूं, बात यहां पे करोगे आप इस तरीके से कि उसका जरूरत कितनी है, उसकी नीड कितनी है। अगर मैं कहता हूं कि 50,000 का फोन है, वो 60 का हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे ब्रांड का कोई 50,000 का फोन खरीद लूंगा, क्योंकि मेरा बजट 50 का है, तो मतलब यहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी नीड जो है वो एक मोबाइल की थी यहाँ पे, या सपोज करो एक बाइक की थी यहाँ पे, बट मेरे को एक डिजायर नहीं था कि मेरे को इसी कंपनी की बाइक लेनी है, इसी कंपनी का फोन लेना है। तो मतलब क्या, मेरे को नीड जो थी मेरी, वो मेरी कोई और भी पूरी कर रहा है, तो मैं उसके पास मूव कर जाऊंगा, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी कमोडिटी की जो नीड है वो किस तरीके से आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, सामने वाले की नीड को आपकी कमोडिटी किस तरीके से सेटिस्फाई कर जा रही है। इन जनरल ऑब्वियसली बात है, जो लग्जरी गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, वाइल जो नेसेसिटी होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं। ये कॉमन रूल है जो आपका बहुत सारी चीजों पर लगता है। Thus, while the demand for television is relatively elastic, the demand for food and housing is inelastic. ठीक है सर। If it is possible to postpone the consumption of a particular good, such good will have elastic demand. ऑब्वियसली बात है कि आपको टीवी लेनी थी, आपने कहा भाई टीवी महंगा होगा, चल कोई नहीं अगले महीने ले लेंगे, तो मतलब क्या हुआ, महंगे होने से फर्क पड़ा आपको, आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल है तो उस टाइप के गुड्स की जो डिमांड होगी वो कैसे होगी, इलास्टिक होगी। लेकिन कोई ऐसा है कि वो भाई साहब अगर शुगर है या सॉल्ट है या फ्रूट्स है या कोई खाने पीने की आपकी चीजें हैं, वो 5 से 6 रुपए का हो गया, 20 से 25 रुपए का हो गया, तो आप क्या पोस्टपोन कर दोगे कि चलो इस महीने नहीं खाएंगे अगले महीने खा लेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कंजम्पशन की बात करें नेसेसरी गुड्स की, कैन नॉट बी पोस्टपोन, तो अगर ऐसा कोई गुड्स है जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जिसकी कंजम्पशन को डिले नहीं किया जा सकता, तो ऑब्वियसली बात है उसका डिमांड कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन पुट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि भाई साहब आपकी जो कमोडिटी है वो कितने काम आती है, आपकी जो कमोडिटी है वो कितने काम आती है। मतलब कितने काम आने का मतलब क्या हुआ कि आपकी कमोडिटी ऐसी है जो एक ही काम आती है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमोडिटी ऐसे, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि मिल्क है, ठीक है ना, अगर मिल्क सस्ता हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा, इंसान बोलेगा चलो जी दही भी घर में जमा लेते हैं, घी भी घर में ही बना लेते हैं, और चीज वगैरह भी घर में ही बना लेते हैं, क्रीम वगैरह भी घर में बना लेते हैं, मिठाइयां भी बना लेते हैं, मतलब अगर दूध सस्ता हो गया तो। लेकिन अगर दूध महंगा हो जाएगा तो क्या करेगा, दूध महंगा हो जाएगा तो क्या वो दही बनाएगा, छोड़ेगा दही मार्केट से खरीद के ले आते हैं, क्यों बनाना, महंगा हो गया दूध। उस केस में वो जरूरत की चीजें पूरी करेगा, मतलब बच्चों को अगर देना है तो उसके लिए काम आएगा, किसी अगर बुजुर्ग को देना है या किसी कोई बीमार है उसको देना है तो उसके लिए काम आएगा, मतलब कि फिर उसकी जरूरतें जो होंगी वो लिमिटेड हो जाएंगी। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपका कमोडिटी कैसा है और उसको कितनी तरीके यूज किया जा सकता है, ठीक। अगर उसको ज्यादा तरीके से यूज किया जा सकता है तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ज्यादा इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ऑब्वियसली बात है सस्ता होगा तो लोग ज्यादा चीजें घर में बनाने लगेंगे, पर महंगा हो जाएगा तो लोग बनाना कम कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ, फर्क पड़ रहा है। इलास्टिसिटी आपको सिंपली समझना है भाई साहब की प्राइस से फर्क पड़ेगा अगर, तो वो इलास्टिक है। अगर प्राइस से फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ेगा या बिल्कुल ना के समान पड़ेगा तो वो इनइलास्टिक है। तो सिंपल एक कैलकुलेशन है जो आपको माइंड में सेट करनी है कि क्या प्राइस से फर्क पड़ेगा, हाँ तो मतलब वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, प्राइस से फर्क पड़ेगा नहीं तो वहां पे इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है। कह रहा था मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ द कमोडिटी, जितना ज्यादा यूजेस होंगे कमोडिटी के द ग्रेटर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, और ऑब्वियसली बात है उसका
वाइस वर्सा की अगर पॉसिबिलिटी यूजेस के कम होंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी भी उसकी कम होगी। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हिच हैज मल्टीपल यूजेस डिक्रीज, जिसके मल्टीपल यूजेस है उसकी प्राइस अगर कम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन उसका बढ़ा देते हैं। पीपल टेंड टू एक्सटेंड देयर कंजम्पशन टू इट्स अदर यूजेस। जैसे एग्जांपल लो, मिल्क has several uses. If its price falls, it can be used for variety of purposes जैसे कि कर्ड, क्रीम, घी, स्वीट्स। बट अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, इट विल यूज बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली, मतलब इसका जो प्रयोग है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड करा जाएगा फॉर एसेंशियल पर्पसेस जैसे कि फीडिंग द चिल्ड्रन एंड सिक पर्सन। सिर्फ इन्हीं के लिए इनको यूज किया जाएगा, बाकी चीजें हम मार्केट से वैसे अवेलेबल करवा लेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठेंगे। तो इसलिए कितनी वैरायटी तरीके से कितनी पॉसिबल यूजेस हैं आपकी कमोडिटी के, वो भी एक रेलेवेंट फैक्टर होता है उसकी इलास्टिसिटी डिसाइड करने के ऊपर। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि जो वहां पे चीज है या जो बदलाव है वो कैसा है, शॉर्ट टर्म का है या वो लॉन्ग टर्म का है। मतलब कि सपोज करो कि अगर पेट्रोल के प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है, और पता लगा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ा है, तो आप उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी कार अवॉइड करके आप कहोगे चलो महंगा हो गया है, मेट्रो से चले जाते हैं, फिलहाल कार यूज नहीं करते, एक महीने बाद सस्ता हो जाएगा तो फिर दोबारा कार से आने लगेंगे, अगर टाइम पीरियड छोटा होगा तो। लेकिन लेट से अगर ऐसा हो गया कि भाई साहब पेट्रोल महंगा ही हो गया, अब वो सस्ता होना ही नहीं है, आपको पता लग गया सस्ता नहीं होना, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप इस कार को ही स्विच करोगे और आप ऐसी कार को परचेज करोगे जिसकी इंजन कैपेसिटी कम होगी। मतलब कि लेट से आपकी कार थी पहले स्कॉर्पियो, पेट्रोल महंगा हो गया और आपको दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप स्कॉर्पियो से स्विफ्ट करके किसी 1.5 लीटर की कार पे आ जाओगे, 1.2 लीटर की कार पे आ जाओगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, किसी स्मॉल कार पे स्विच कर जाओगे जो कि पेट्रोल कंजम्पशन कम देता होगा। इन शॉर्ट कह सकते हो कि आप स्मॉल इंजन कैपेसिटी की तरफ मूव कर जाओगे, अगर ये जो बदलाव है प्राइस का ये लॉन्ग रन का होगा तो। लेकिन अगर शॉर्ट रन का होगा तो आप कहोगे छोड़ो यार कार क्यों बेचनी, मेट्रो से काम चला लेते, कुछ दिन की तो बात है, ठीक है। तो इसलिए टाइम पीरियड भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है कि जो वो चेंज है, जो आपकी बदलाव है, क्योंकि भैया टाइम के अकॉर्डिंग ही तो हैबिट चेंज होगा ना। अगर आप बिल्कुल ये महंगा हो जाता है, अगर आपको मेट्रो की हैबिट लग गई तो आप मेट्रो में जाने लगोगे, कार की हैबिट लग गई तो कार में जाने लगोगे, लेकिन आपका प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो गया तो आप कहोगे भाई साहब हैबिट बदलनी पड़ेगी, ऑल्दो टाइम लगेगा लेकिन बदलनी पड़ेगी। तो वही चीज समझा रहा है आपको टाइम पीरियड के अंदर, द लॉन्गर द टाइम पीरियड वन हैज द मोर कंप्लीटली वन कैन एडजस्ट। A simple example of the effect can be seen in monitoring habits. In response to a higher petrol price, one can in short run make fewer trips by car. मतलब इसमें एग्जांपल दिया गया है कि भाई साहब अगर महंगा हो जाएगा तो वो ट्रिप्स कम लगाएगा, कम चलाएगा गाड़ी को, बट इन द लॉन्ग रन not only can one make fewer trips but he can purchase a car। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो वो उसके पास दो ऑप्शन आ गए कि वो ये नहीं कि कम चलाए, उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो क्या करे, एक और कार परचेज दूसरी कर ले जो कि एक स्मॉल इंजन कैपेसिटी की होगी। when the time इंपॉर्टेंट है, when the time comes for replacing the existing one। ऑब्वियस बात है किसी ने स्कॉर्पियो नहीं खरीदी होगी तो पेट्रोल के चक्कर में स्कॉर्पियो तो बेच नहीं देगा ना, देखेगा, कम चलाएगा, लिमिटेड यूज करेगा, कैसे कैसे करते करते। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि लॉन्ग रन का चेंज था, भाई साहब 5 साल बीत गए तो स्कॉर्पियो पुरानी होगी, कहेगा छोड़ो यार अब चेंज ही कर लेते हैं, कोई स्मॉल इंजन कैपेसिटी की कार खरीद लेते हैं, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट का टाइम भी आ गया। हेंस one's demand for petrol falls by more when one has made a long term adjustment to higher prices। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अगर किसी ने कार ही स्विच कर ली तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल की डिमांड क्या बढ़ेगी। अब अगर उसने कार ही स्विच कर ली तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कंजम्पशन ही कम हो गई ना, क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट कर लिया, जो उसने अपने साथ एडजस्टमेंट बढ़ाया है वो लॉन्ग टर्म बढ़ाया है। लेकिन अगर वो फ्यूअर ट्रिप्स लगा रहा था, अगर वो कम ट्रिप्स लगा रहा था, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट अगर कर रहा था, तो उस केस में पेट्रोल की डिमांड पे फर्क उतना नहीं रहेगा, क्योंकि पेट्रोल का डिमांड अगर जब दोबारा प्राइस कम होगा तो वो ट्रिप्स अगेन ज्यादा लगाने लगेगा। लेकिन अब जब उसने एडजस्टमेंट ऐसा कर लिया विच इज लॉन्ग टर्म, मतलब कि कार ही स्विच कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है अब कंजम्पशन किसी सूरत में नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी लेकिन वो फिगर वापस नहीं आएगी। तो इसलिए टाइम पीरियड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इस चीज को कंसीडर करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर हैबिट्स का मतलब क्या है कि अगर किसी को किसी चीज की लत लग गई है तो आप कितना भी महंगा कर लो, वो उसकी लत उसको लगी गई है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, अल्कोहल, इस टाइप की चीजों में बेसिकली क्या होता है, इस चीजों में ये होता है कि अगर कंज्यूमर की हैबिट लग गई है तो पता है सेलर को ये बात पता है कि भाई साहब कितना भी कुछ कर लो, जिन्होंने टोबैको यूज करना है वो करेगा, जिसको गुटखा यूज करना है वो करेगा, या कोई और चीज। ये तो खैर बुरी चीजें हो गई। अगर मैं अच्छी चीजों का एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज किसी को कोल्ड ड्रिंक की लत लगी हुई है तो ऑब्वियसली बात है कोल्ड ड्रिंक इंसान पिएगा ही पिएगा, चाहे आप प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ा भी दो। तो मतलब क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर की हैबिट कैसी है। अगर कंज्यूमर आपके हैबिचुअल कंज्यूमर है तो उस केस में नो मैटर हाउ मच इट्स प्राइस चेंज, प्राइस में क्या बदलाव आता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिमांड होगा वो आपका कैसा रहेगा, इन इलास्टिक ही रहेगा।
नेक्स्ट आता है टाइट डिमांड। टाइट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो किसी और से बंधा हुआ है, मतलब किसी और प्रोडक्ट के डिमांड से बंधा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्ट्रिज की बात करें तो जो प्रिंटर का कार्ट्रिज होता है उसका डिमांड बेसिकली कहीं ना कहीं लिंक है किसके साथ, प्रिंटर के साथ। कि प्रिंटर का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्ट्रिज की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। और ये कुछ ऐसा नेचर है जिसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको कहा जाता है टाइट डिमांड की कैटेगरी। मतलब द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइट टू अदर्स इज नॉर्मली इनइलास्टिक। मतलब इस टाइप के जो गुड्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, उनमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एज अगेंस्ट दोज हुज डिमांड इज ऑफ ऑटोनोमस नेचर। मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ऑटोनोमस नेचर की है और कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो कि आपस में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से उसका लेना देना है, तो जनरली ये लिंकेज में दोनों की डिमांड बनी रहती है, दोनों की डिमांड लिंकेज में बनी रहती है। मतलब क्या हुआ कि अगर कार्ट्रिज की प्राइस सस्ती हो जाती है तो उस केस में भी प्रिंटर की डिमांड बढ़ जाती है। कहीं ना प्रिंटर सस्ता होगा फिर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर सस्ता होगा तो कहीं ना कहीं कार्ट्रिज का भी डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि दो लोगों के फैक्टर से, इसके चेंजेस से इसमें ही फर्क पड़ेगा, इसमें ही फर्क पड़ेगा, इसके चेंजेस से इसमें ही फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा, दोनों में चेंजेस हो जाए तो डबल ज्यादा इफेक्ट आएगा, मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कंपैरेटिवली। तो इसलिए कहा जाता है कि टाइट डिमांड के केस में आपका जो इलास्टिसिटी है, मतलब जो चेंजेस हैं वो जनरली इनइलास्टिक नेचर का रहता है। इनइलास्टिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा प्रभावित उनको नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज थोड़ी महंगी भी जाती है वो कहता है कोई नहीं यार, ऐसे नेचर का है ये प्रोडक्ट जिसकी हमें जरूरत है और उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट वही अगर कोई डिमांड ऐसे गुड्स का है जो कि ऑटोनोमस नेचर का है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जो आपका डिमांड होगा वो इलास्टिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको वही प्रिंटर और इंक कार्ट्रिजेस की बात यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आता है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गुड्स ऐसा है जो कि महंगी कैटेगरी का है, अगर कोई गुड्स ऐसा है जो कि बहुत महंगी कैटेगरी का है और कोई गुड्स ऐसा है जो कि बहुत सस्ती कैटेगरी का है, तो इनके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल ले लो कि सर जी अगर मैं कहूं BMW है तो BMW जो इंसान 1 करोड़ का ले रहा था, अगर ये 1.1 CR का भी हो जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बायर 1 करोड़ का ले रहा था वो लग्जरी के ऊपर भाग रहा था, उसको 1 करोड़ खर्च करनी थी। और वही BMW अगर 1.1 करोड़ की हो जाएगी वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मेरे को तो पहले भी चमकाना था अभी भी चमकाना है, या पहले भी मेरा स्टेटस सिंबल था या अभी भी मेरा स्टेटस सिंबल है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और वही एग्जाम्पल आपने देखने को मिला है आपके सॉल्ट के अंदर कि भाई साहब अगर बिल्कुल ही सस्ता आइटम है तो वो अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ भी जाए प्राइस के अंदर तो उससे कोई ज्यादा फर्क लोगों को नहीं पड़ता है। तो इसलिए दो कैटेगरी है कि मतलब या तो बहुत ही महंगा हो, BMW हो गया, मोबाइल में बात करें एप्पल हो गया, एप्पल थोड़ा महंगा भी आता है, लोग स्टिल तब भी उतना ही खरीदते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसलिए अगर बहुत महंगा रेंज का प्रोडक्ट है उसके प्राइस के चेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत सस्ता है तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों सिचुएशन में जो हमारी डिमांड होती है वो कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। बाकी जो मिडिल वाले होते हैं सारा झोल वहां पर है बेचारे मिडिल लोगों के साथ, मिडिल मैन के साथ, तो वहां पे आपका जो डिमांड होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है। तो वही चीज कही गई, गुड्स विच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज, और एक तो ये हो गया कि वेरी हाई प्राइस रेंज का है, दूसरा वेरी लो प्राइस रेंज। इन दोनों सिचुएशन में जो आपकी डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। लेकिन अगर मिडिल रेंज का है तो उस केस में जो आपकी डिमांड है वो कैसी होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है सर। ना आगे देखते हैं, आपको एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन यहां पे दी गई है, उसको समझो। क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द फैक्टर्स दैट मे change, it is the key importance to the business manager because it helps them to recognize the effect of a price change on their total sales and revenues। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये नॉलेज रखना, किस चीज की नॉलेज रखना कि प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही में क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये प्रभावित हो रहा है, ये बिजनेस मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई साहब इसी पे डिपेंड करता है कैसे उनकी सेल होगी, कैसे उनकी रेवेन्यू आएगा, किस तरीके से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा। तो ये किसी भी बिजनेस मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बहुत अच्छी बात है जी। फर्म का काम क्या है, फर्म का मेनली एम क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उनको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करनी है कि भाई साहब किस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएं, किसका ना बढ़ाएं, किसका घटाएं, किसका ना घटाएं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है प्राइसिंग की, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मैंने इसको डबल हाईलाइट किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, इज हाईली डिसीसिव इन अटेनिंग देयर गोल्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द गुड्स दे सेल helps them in arriving at an optimal pricing strategy। ऑब्वियसली बात है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनको बहुत मदद करता है कि वो क्या प्राइस रखें, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं उसको पहचानने में। इफ द डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इज रिलेटिव इलास्टिक, तो ये कॉमन एग्जांपल दिया गया है कि अगर किसी का प्रोडक्ट ऐसा है जिसका कि डिमांड इलास्टिक होगा तो मैनेजर नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। बताओ जी, अगर इलास्टिक होगा तो मैनेजर को क्या ध्यान देना है कि अगर इलास्टिक है तो उस केस में अगर वो मैनेजर अपने प्राइस को कम करेगा तो ऑब्वियसली बात है मैनेजर को पता होना चाहिए कि जो उसकी वॉल्यूम ऑफ सेल है वो बढ़ जाएगी, और ओवरऑल क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी दूसरी तरफ देख लो, अगर आपका जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है
तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, द फर्म में सेफली इंक्रीज द प्राइस। अगर इनइलास्टिक है तो कोई दिक्कत है क्या फर्म को, ना, लोगों ने खरीदना ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उन्हें प्राइस से। तो जो फर्म है वो आराम से में है, ध्यान देना, ये नहीं कि भाई साहब इनइलास्टिक है तो बढ़ाया जाओ बढ़ाया जाओ बढ़ाया जाओ, लूट लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। बट वहां पे फर्म के पास ऑप्शन है कि वो अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकती है और उस तरीके से अपना टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती है। एंड एज दे नो दैट द फॉल इन सेल्स वुड बी लेस देन प्रोपोर्शनेट, मतलब कि प्राइस बढ़ाने से आपकी रेवेन्यू घटेगी तो, लेकिन आपको यह भी पता है कि इतनी नहीं घटेगी, कुल मिलाकर आपको फायदा ही होगा। On the contrary, if the demand is elastic, the price increase will lead to decline in revenue as fall in sales would be more than proportionate। तो कहने का मतलब है वो चीज को आपको इलस्ट्रेट करके बता दिया गया है कि किसी भी बिजनेस मैनेजर को देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो इलास्टिक नेचर का, इनइलास्टिक नेचर का है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको प्राइस कब बढ़ाना है, कब घटाना है, या कब उसको छेड़खानी उसके अंदर नहीं करनी है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताया गया है फॉर गवर्नमेंट, मतलब कि भाई साहब क्यों इसकी नॉलेज होना गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? तो जैसा आपने देखा कि जब आपको पता लग जाता है कि लोगों का बिहेवियर ऐसा है जिनको उसकी आदत हो गई है, हैबिचुअल कंज्यूमर है, तो गवर्नमेंट इसका बहुत फायदा उठाती है। देखा है आपने कैसे उठाती है कि भाई साहब पता लग गया कि अल्कोहल की लोगों को आदत है, अल्कोहल की लोगों को आदत है, तो गवर्नमेंट इसका बहुत फायदा उठाती है। क्या करती है, इसके ऊपर टैक्स लगा देती है, दबा के टैक्स लगा देती है, लगना चाहिए 10% लगा देती है 50%। क्यों? क्योंकि 50% भी लगाएगी तो क्या करेगा, जो सेलर है उसको उतना महंगा करके बेचेगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, लेकिन बेचारे जो नशेड़ी बैठे हैं उन्होंने तब भी पीना है। तो गवर्नमेंट कहती है फायदे उठा लो ना। प्राइस इलास्टिसिटी की समझ अगर हमें है, मतलब गवर्नमेंट को समझ है, तो वो कहती है फायदा उठाओ ना इस बात का। अगर हैबिचुअल कंज्यूमर है तो मैं अगर इसमें टैक्स रेट बढ़ा भी दूं तो भी वो बिकेगा। सेलर अपना फायदा उठा रहा है तो हम भी तो अपना फायदा उठाएं। तो गवर्नमेंट को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है और उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए। तो उसमें भी वो डिसाइड करती है कि उस तरीके में टैक्स एवेन्यू किस तरीके से घुसाया जाए, टैक्स का रूल किस तरीके से अदा किया जाए, उसकी किस तरीके से प्लानिंग की जाए। तो वो चीज जानने के लिए भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत काम करता है। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट बाय डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। अब जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी भी प्राइसिंग करनी है उनको, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट की बात करें, बस है या गवर्नमेंट बसेस होती है तो उसकी फेयर वगैरह किस तरीके से डिसाइड होगी, उनकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है तो उसकी रेटिंग किस तरीके से होगी, बीएसएनएल किस तरीके से चार्ज करेगा, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई सब गरीब लोगों को भी मिले, अमीर लोगों को मिले, नुकसान भी ना हो। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजीज में कहीं ना कहीं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत काम करता है। Further, it also helps the government to understand the nature of the responsiveness of the demand to increase in the price on the amount of additional taxes। मतलब ये जानना भी जरूरी है कि भाई साहब अगर हम टैक्सेस एडिशनल लगा दें तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा डिमांड के ऊपर। अगर प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है टैक्स ज्यादा लगेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स आएगा वो जानना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ उसको ध्यान में रखते हुए ही टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ सच रिस्पॉन्सेज ऑन द टैक्स एवेन्यूज। और ओवरऑल अगर ऐसा कर दें हम टैक्स ज्यादा लगा देंगे, लोग कम खरीदने लगेंगे, कब खरीदने लगेंगे तो ऐसा तो ना हो कि गवर्नमेंट का टैक्स ही आना बंद हो जाए। मतलब कि लेट से कि कोई प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था, इसके अंदर गवर्नमेंट टैक्स कमाती थी 2 रुपए का, अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, कहते हैं कि 3 रुपए का करेंगे, तो सेलर ने इसको बढ़ा के 15 रुपए का कर दिया। 15 रुपए का कर दिया तो गवर्नमेंट कुल मिला के जो पहले कमा पाती थी, मतलब 10 रुपए के प्रोडक्ट पे अगर 2 रुपए का टैक्स होता था तो गवर्नमेंट कुल मिला के सपोज करो 2 लाख रुपए कमाती थी एक महीने के अंदर इस प्रोडक्ट से। अब जब आपने इसका टैक्स 3 रुपए का कर दिया तो सेलर ने इसको बढ़ा के 15 कर दिया, 15 कर दिया तो उस केस में क्या हुआ, इसकी सेल कम हो गई। अब गवर्नमेंट कमा पा रही है कितने का, 1.5 लाख रुपए का। अगर ऐसा हो जाएगा तो गवर्नमेंट बोलेगी ना वो यार टैक्स बढ़ाया तो उससे ओवरऑल तो हमारा टैक्स कम हो गया ना, हमने प्रोडक्ट में टैक्स बढ़ाया, सेलर ने दिमाग से उसको और बढ़ा दिया, अब सेलर के बढ़ाने की वजह से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। या लेट से 1 रुपए बढ़ाया और उसने 11 ही किया, ज्यादा नहीं किया, 11 ही किया, तब भी अगर रेवेन्यू आपका कम हो जा रहा है, 1.5 लाख से सपोज 1.8 लाख रह गया, तो ओवरऑल तब भी तो गवर्नमेंट का नुकसान है। तो गवर्नमेंट बोलेगी क्यों मैं 1 रुपए का टैक्स बढ़ाने चक्कर में ओवरऑल टैक्स का नुकसान सहूं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनाने में भी उनको जरूरत पड़ती है कि भाई साहब देखो इसका क्या इफेक्ट आएगा, अगर टैक्स बढ़ाएंगे प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इस टाइप की चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना। Elasticity of demand explain why government are inclined to raise the indirect taxes on those goods that have a relative inelastic demand। मतलब जिसका डिमांड इनइलास्टिक है उसमें किस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स को रेज किया जा सकता है, किस तरीके से टैक्स ज्यादा लिया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था अल्कोहल होते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पता है लोगों को कि ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक क्यों है, क्योंकि हैबिचुअल कंज्यूमर है यहाँ पे, इनको किसी भी सूरत में वो चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए, तो उसकी इसमें ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट प्लान करती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को वहां पे फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया आपके या जो भी आपके और ड्यूटीज हो गए उनको यहाँ पे लगा लोगों के इसको बढ़ाया जाता है ताकि जो लत लगे हुए लोग हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, तो कम से कम उनका टैक्स का तो फायदा हो और गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग तो अच्छे से कर पाए।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल बिजनेस मैनेजर, दोनों चीजों आपको समझना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई साहब बिजनेस मैनेजर जो है इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही अपने प्रोडक्ट को जानना और उस हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी करना। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना और उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बनाना। साथ ही में आपकी टैक्सेशन स्ट्रेटेजीज को भी बनाया जाता है। गवर्नमेंट अपने जो प्रोडक्ट सर्विसेज देती है उस केस में तो ऑब्वियसली बात है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करेगी, लेकिन जब गवर्नमेंट टैक्सेस की बात करेगी तो उस केस में भी गवर्नमेंट को यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई साहब हमारे टैक्सेस से क्या फर्क पड़ेगा उसकी डिमांड के अंदर, उसकी सप्लाई के अंदर, और क्या रिस्पॉन्स आएगा उसका ओवरऑल। तो उसको जानते हुए ही गवर्नमेंट अपने टैक्सेस के एवेन्यूज को ब्राइट करती है, मतलब उसको एक्सपेंड करती है या फिर उसको कॉन्ट्रास्ट करती है। ठीक है सर, चलिए दिस इज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट एरिया जो हमारा आएगा ऑब्वियसली बात है वो नया इलास्टिसिटी आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये थोड़ा एक लेंथियस था, आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि हमारा यहां आके खत्म हो गया। अब कंपैरेटिवली आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है जितनी भी वैरायटीज हैं उनके वो इतने बड़े बड़े नहीं है एज कंपेयर टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बड़ा भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये रेलेवेंट भी है रियल लाइफ में भी एंड नो डाउट एग्जाम के अंदर भी। चलिए सर, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।